हेलो एवरीवन, वेलकम टू सामर्थ क्लास। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल फाइल के बारे में डिस्कस करूंगी। इस प्रैक्टिकल फाइल में कुछ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट की बात होगी। ये हमारा साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में 3 एक्सपेरिमेंट और 3 टेस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें से 3 टेस्ट और 3 जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं, सबसे पहले उनको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट क्या होते हैं और एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आप उनको समझिए, उसके बाद ये फाइल बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ये चेक्ड फाइल है और ये HSPQ मैं टेस्ट को बताने जा रही हूँ, जिसका जो नाम है वो है पर्सनालिटी टेस्ट हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर मतलब प्रश्नावली। इसमें क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर से रिलेट करके हमें उसका IQ लेवल चेक करना पड़ता है। सबसे पहले जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा हमारा, तो जो भी हम प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे उसमें हम उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों लिखेंगे। तो सैद्धांतिक पक्ष में क्या होगा, सबसे पहले पर्सनालिटी टेस्ट है तो पर्सनालिटी के बारे में डिफाइन करेंगे कि पर्सनालिटी होती क्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, व्यक्तित्व संबंध लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। व्यक्तित्व का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब और बाहरी आवरण। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी होती क्या है। ठीक है, तो पर्सनालिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको पहले दिखाएंगे, उसके बाद उसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग हमने लिखी। मीनिंग के बाद आप देखेंगे इसमें कुछ परिभाषाएं लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने व्यक्तित्व की परिभाषाएं लिखी हैं। इसमें 3 परिभाषाएं हैं, ड्राइवर के अनुसार, आलपोर्ट के अनुसार और मन के अनुसार। जिसमें आलपोर्ट के अनुसार की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका साइकोलॉजी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, थ्योरी के लिए भी और ये प्रैक्टिकल दोनों के लिए ये जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी एक यूनिट भी कवर कर रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। तो इसमें परिभाषाएं लिखेंगे। परिभाषाओं के बाद व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, व्यक्तित्व के गुण, जैसा कि आप देख रहे हैं व्यक्तित्व के गुणों के बारे में भी लिखेंगे। फिर व्यक्तित्व के प्रकार क्या है, तो व्यक्तित्व की जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है वो भी 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है। एक है शरीर रचना, दूसरा है समाजशास्त्रीय प्रकार, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार। और फिर शरीर रचना के अंदर भी 3 आते हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा। और समाजशास्त्रीय प्रकार के अंदर आते हैं सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। मनोवैज्ञानिक प्रकार के अंतर्गत अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जिसमें ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है और इस प्रैक्टिकल में हमको यही चीज़ निकालनी होती है कि कोई भी जो पर्सन है वो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या फिर उभयमुखी है। तो सबसे पहले संरचना के आधार पर हम इसको डिफाइन कर लेंगे कि इनके जो 3 टाइप थे, शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा, उनके बारे में बताया है। उसके बाद समाजशास्त्री के जो प्रकार दिए हैं उनको बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया गया। आपको बहुत इसको लेंदी में नहीं लिखना है, लेकिन हाँ उसको सबको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो पर्सनैलिटी है वो होती क्या है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है मनोवैज्ञानिक प्रकार, क्योंकि ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होती है पर्सनालिटी, उसको ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें मनोवैज्ञानिक प्रकार के अंतर्गत आता है अंतर्मुखी, जिसको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी, जिसको एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है उभयमुखी, जिसको एम्बिवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। तो जो हमारा अंतर्मुखी है उसको आप समझ लीजिए, अंतर्मुखी कैसे लोग होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं पसंद कर सकते हैं। वो कुछ लोग तक ही सीमित रहते हैं, वो अपने अंदर ही जो भी बातें होती हैं वो अपने तक सीमित रहते हैं। उनकी जो सोच होती है बहुत ही रूढ़िवादी होती है। वहीं बहिर्मुखी की बात करें तो बहिर्मुखी का जो उसकी जो कैरेक्टर होगा वो लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करता है और वो सबसे साथ सहयोग की भावना रखता है और वो एक नेता बनने के भी उसके अंदर गुण होते हैं, यानी वो लीडरशिप क्वालिटी भी इसमें बहुत अच्छी होती है। उभयमुखी, जिसमें दोनों गुण हो, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, वो कुछ समय तो लोगों के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन कुछ समय उसको ऐसा लगेगा कि उसे अकेला रहना चाहिए, तो वो उसकी स्थिति अलग ही है। तो उसे हम एम्बिवर्ट में रखा गया है। फिर व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि जब पर्सनालिटी डेवलप होती है तो उसमें कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि उसकी पर्सनालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक रचना संबंधी, दूसरा है जन्मजात संबंधी, तीसरा है पर्यावरण संबंधी। मतलब शरीर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग भी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर कोई किसी का जो एटमॉस्फेयर है वो अगर
अच्छा नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। या हम देखें वंशानुक्रम के प्रभाव में, तो जैसा उसके माता पिता होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो पर्सनालिटी होगी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद है उसका प्रभाव क्या है, प्रभाव के बाद अन्य उसके कारक भी क्या हैं, जैसे कि व्यक्तित्व के जो अन्य कारक हैं वो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी दिए गए होंगे, जैसे संवेगात्मक असंतुलन, मेला, सिनेमा, धार्मिक स्थान, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां, सांस्कृतिक वातावरण, विद्यालय का प्रभाव। यानी कि ये सब चीज़ें भी एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो सब कुछ तो उसको बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये जो अन्य वाले कारक हैं ये अगर उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो उतनी अच्छी से नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गई पर्सनालिटी का जो टाइप्स थे वो क्या थे और क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से उसके कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। लेकिन हम जो पढ़ेंगे इसमें पर्सनालिटी टेस्ट, तो ये जो HSPQ टेस्ट है इसमें शील गुणों के बारे में बात कही गई है। तो सबसे पहले हम शील गुणों को समझते हैं कि शील गुण होते क्या हैं। तो हम व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बनती है जैसे एक मकान की संरचना छोटे छोटे ईंटों से बनती है। मतलब जो पर्सनालिटी होती है वो कोई एक नहीं है, उसमें कई छोटे छोटे से पार्ट होते हैं और उनका डेवलपमेंट ही पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो व्यक्तित्व के शील गुण क्या होते हैं? व्यक्तित्व के शील गुण मानव व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। शील गुण का अर्थ क्या है? व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। व्यवहार के किसी गुण के लिए शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें संगति हो, अर्थात प्रत्येक स्थिति में वह समान व्यवहार करे। अगर कोई ईमानदार है तो वो अगर बाहर ईमानदारी दिखाता है तब तो वो उसकी शील गुण होगा, वरना वो उसका शील गुण नहीं होगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित शील गुणों को बताया है। वो जैसे कि प्रधान गुण के बारे में है कि अगर कोई भी बहुत खुश रहता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगर बुद्धिमान है तो दूसरा उसका मूर्ख हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर पर्सनालिटी है तो उसका अपोजिट भी उसमें होगा जरूर। आलपोर्ट शील गुण का जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत इसको अच्छे से फाइल बनाइएगा, ताकि क्योंकि आप इसको फाइल अगर अच्छे से बनाते हैं तो आपका ये यूनिट कवर होगी और ये थ्योरी भी बहुत अच्छे से आपको नंबर दिलाएगी। तो आलपोर्ट का शील गुण का सिद्धांत क्या है? उनको भी दो टाइप्स में बांटा गया है, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। तो हम थोड़ा सा सामान्य शील गुण को डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद व्यक्तिगत शील गुण क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और फिर व्यक्तिगत प्रवृत्ति को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? कॉर्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद कैटल, क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसमें दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि शील गुणों पे डिपेंड करते हैं, तो शील गुण के 2 ही सिद्धांत हैं, एक तो आलपोर्ट, दूसरा है कैटल। तो हमने थोड़ा सा कैटल के बारे में लिखा है, देन उसके बाद आलपोर्ट का। तो मैंने दोनों ही बारे में इसमें लिखा है, आप चाहे तो एक लिख लीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको दोनों लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपकी थ्योरी को भी कवर करेगा। तो आपने कैटल के योगदान के बारे में देखा कि पहले जो इसका शुरुआत हुई थी 18,000 शील गुणों से हुई थी। उसके बाद जो उसमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे उसमें से 4500 लगभग उसमें से चुने गए, और फिर उनको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे सतही शील गुण और मूल शील गुण। तो हम उनके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जितने भी उसके टाइप्स हैं उनको डिफाइन करने के बाद अब होता है पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं मतलब किसी चीज़ को हम माप रहे हैं। तो व्यक्तित्व के माप से तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में बताना। मतलब जो हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हम व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर अगर वाइवा लेता है तो आपसे यही पूछेगा आप किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा हम HSPQ कर रहे हैं जिसमें हम पर्सनैलिटी को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इनकी भी कई मेथड्स हैं पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो इनके मेथड हैं एक आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रेक्षेपण विधि। आत्मनिष्ठ में जीवन इतिहास विधि है, प्रश्नावली विधि है। इस प्रश्नावली को ही हम लोग कर रहे हैं
क्वेश्चनायर इसको बोलते हैं। इंटरव्यू मेथड है साक्षात्कार, आत्मकथा लेखन विधि। वस्तुनिष्ठ में आता है अवलोकन, क्रिया परीक्षण, तुलनात्मक, मानदंड मूल्यांकन और परिस्थिति, जिसमें से आपको अवलोकन विधि और परिस्थिति जो विधि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से करिएगा। तीसरा आता है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में प्रासंगिक विधि, बाल संप्रत्य, वाक्य पूर्ति और कहानी रक्षा। तो हमारे टॉपिक को अगर देखें तो ये पर्सनालिटी जो टेस्ट है वो प्रैक्टिकल तो है ही, आप इसको फाइल की तरह मत बनाइएगा, फाइल तो है ही, लेकिन ये आपकी थ्योरी को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो आपकी फाइल अगर अच्छी बनती है, फाइल को आप अच्छे से कवर कर ले जाओगे, तो आपको थ्योरी में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर रखी हैं ताकि मुझे थ्योरी में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि मैंने जब इसको लिखा है तो लिखने के साथ ही ये चीज़ लर्न हो जाती है कोई भी चीज़। तो अब आपको सारे टॉपिक इसमें से मिल गए हैं, ये आपकी पूरी यूनिट कवर कर रही है। उसके बाद है अवलोकन विधि, जिसमें अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, ये दोनों विधियों के बारे में डिफाइन करने को बोला जाता है, या फिर इसका डिफरेंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद इनको थोड़ा डिफाइन करने के बाद आप, क्योंकि ये टेस्ट है क्वेश्चन आयर बेस्ड, क्योंकि HSPQ है, हाई स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चन आयर, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रश्नावली होती क्या है। इस विधि में व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों की संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है, जिसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। ठीक है, तो हम इसको बताएंगे कि प्रश्नावली है क्या। क्वेश्चन आयर को डिफाइन करने के बाद हम जो क्वेश्चन आयर है वो भी कई टाइप्स के होते हैं, हम उनको भी बताएंगे। ये बंद प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली है, चित्रित या मिश्रित, तो ये कई टाइप्स की होती हैं, हम उनको 2-2 लाइन में उसको लिख देंगे। उसके बाद इंटरव्यू, केस स्टडी मेथड और निरीक्षण विधि, आप पे डिपेंड करता है आप लिखना चाहो या ना लिखना चाहो, लेकिन ये जो तीनों मेथड हैं वो भी क्वेश्चन आयर ही बेस्ड है, इस वजह से मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब उसके बाद जो हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्रियात्मक पक्ष या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हमारा जो परीक्षण का नाम है वो परीक्षण, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, परीक्षण का नाम। आप जब एग्जामिनर आपसे पूछता है वाइवा का टाइम, तो वो सबसे पहले यही पूछेगा कि आपके परीक्षण का क्या नाम है। तो आपको बताना है दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, और क्या करेंगे इसमें, तो HSPQ के द्वारा प्रयोज्य के व्यक्तित्व की जांच करेंगे। किसकी जांच करनी है हमें, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की जांच करनी है। अब HSPQ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर। अब परीक्षण के निर्माणकर्ता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न ही करना है, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज़ बहुत पूछता है कि इसका जो निर्माण किया है वो किसने किया है। तो आपने देखा ये जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट उन्होंने किया है SD कपूर, SS श्रीवास्तव या GNP श्रीवास्तव। वैसे तो ये कैटल बेस्ड है, लेकिन जो इंडियन है वो जो हम लोग टेस्ट यूज़ करते हैं वो इनके अकॉर्डिंग है। परीक्षण के उद्देश्य लिखने होंगे। परीक्षण का उद्देश्य, ये आपकी सारी हेडिंग एग्जैक्ट वही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंग उद्देश्य के अंदर 2-3 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, बट हेडिंग सेम रहेंगी। इस परीक्षण का उद्देश्य विषय के व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाना है। अब उसकी यहाँ पे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, उसका नेतृत्व क्षमता और सृजनात्मक क्षमता, मतलब लीडरशिप और क्रिएटिविटी, यहाँ पे दोनों को निकालना होगा। साथ ही हम इसके 14 शील गुणों की जांच करेंगे। ठीक है, और उसकी मानसिक दशा क्या है, मेंटल एबिलिटी क्या है, और वो टेंशन में है या नहीं, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इन तीनों को भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो एग्जामिनर पूछेगा वो यही पूछेगा, परीक्षण का नाम बताइए, इसका उद्देश्य बताइए, किसने बनाया है, इसका फुल फॉर्म, साथ ही आप जो इसमें से क्या क्या चीज़ें आप टेस्ट के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी हेडिंग रहेगी प्रयोज्य का विवरण, जिसका भी मुझे करना होगा मैं उसका नाम, उम्र, लिंग, शैक्षिक योग्यता और शारीरिक और मानसिक योग्यता। अब कोई भी टेस्ट करेंगे वो हेल्थी पे ही करेंगे, जो मेंटली फिट होगा तो वो चीज़ रखनी होगी। फिर उसके बाद हम परीक्षणकर्ता का विवरण लिखेंगे कि कौन परीक्षण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप परीक्षण कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, आपने उम्र, लिंग, शैक्षिक योग्यता। फिर परीक्षण के विवरण में दिनांक, दिन, समय, स्थान और परीक्षण का नाम। स्थान में कभी भी कॉलेज का नाम मत लिखिएगा, स्थान हमेशा साइकोलॉजी लैब होती है, भले कॉलेज में हो या ना हो, लेकिन साइकोलॉजी लैब को ही लिखना है। ठीक है, परीक्षण का नाम वही पर्सनालिटी टेस्ट, जूनियर सीनियर हाई स्कूल पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि इसकी एज भी डिफाइन कर दी गई है, हाई स्कूल के अंदर के स्टूडेंट्स के ऊपर ही ये किया जाता है। परीक्षण सामग्री में हम लोग क्या क्या लेते हैं, HSPQ बुकलेट फॉर्म A, आंसर शीट, स्टेंसिल सील
की होती है वो 2 होती हैं, 1 और 2। स्टेन स्कोर एक चार्ट होता है, उसका यूज़ करते हैं। HSPQ टेस्ट, प्रोफाइल शीट, स्टॉप वॉच और पेंसिल। ठीक है, तो ये सारे परीक्षण सामग्री हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब परीक्षण की कार्य प्रणाली को लिखेंगे, जिसमें प्रारंभिक तैयारी में आपको 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी लैब होगी उसका आप देखेंगे कि वहाँ पे सब कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा हो, अच्छे से बैठने की जगह हो, कोई बाहर से कोई भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, आप जिसको भी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसको भी ये टेस्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होके बैठे, तो आप उससे थोड़ा बहुत बातचीत करके उसको रिलैक्स फील करा सकते हैं। सावधानियों में ये है कि कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। साथ ही HSPQ की जो आपकी बुकलेट है उसको पहले से ना खोल के देखें। ठीक है, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन पहले देना होगा। अब योजना क्या है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं वो सेम प्रैक्टिकल आपको थ्योरी वाइज में लिखना होगा कि सबसे पहले हमें HSPQ पुस्तिका दी जाएगी, फिर निर्देशों के अनुसार। अब इस सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है, एक प्रश्नावली है। प्रश्नावली का मतलब क्या है कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की एक सीरीज़। तो यहाँ पे 142 प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसके 3 विकल्प दिए हैं और उनमें से एक विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो हमारी सामग्री थी उसी का हम इसमें से यूज़ करके उसमें हम मार्क्स को डिफाइन करेंगे। परीक्षण की व्यवस्था हम करनी है। परीक्षण की व्यवस्था करने के बाद हमें सारा कुछ उसको निर्देश देना है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आप कोई भी आंसर अच्छे से कर सकते हैं। आपकी जो भी आपका कुछ भी जो डाटा है वो लीक नहीं होगा। साथ ही आपको जो भी क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन आता हो उसका आंसर करते जाइए। साथ ही बुकलेट को जब तक मैं ना कहूँ वो मत खोलिए। वास्तविक परीक्षण जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया बस जैसे ही आप कहेंगे आप करना स्टार्ट करते हैं, आप स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे और सारे उसको टिक करने के लिए बोल देंगे। अब जैसे आपका प्रैक्टिकल जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो आप उसको थैंक यू बोल के उसको जाने के लिए कहेंगे और देन चेक स्टार पर बैठा के, अब स्कोरिंग कुंजी होती है उसके थ्रू चेक स्टार को बैठा के हम उसका अंक का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो निर्धारण करेंगे तो उससे हमारा रॉ स्कोर आएगा, फिर रॉ स्कोर की एक टेबल बनेगी, देन रॉ स्कोर को स्टेन स्कोर टेबल में देख के हम स्टेन स्कोर को भी लिख लेंगे। ये हमारा आपका जो चार्ट मिलेगा उसमें सब कुछ लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग जैसे मार्क्स होंगे वो स्कोर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि एवरेज है तो हम सम टाइम रिजर्व्ड और सम टाइम वार्म लिखेंगे। साथ ही अब यहाँ पे जैसे कि 5 है, एवरेज है तो इमोशनली स्टेबल, अगर बहुत कम है तो बिलो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो अबव एवरेज हो जाएगा। तो इस चीज़ की टेबल 1 बनेगी। ये हमारी जो शीट मिलती है वो शीट है। ठीक है, इसमें हमारा ये ग्राफ पैटर्न भी दिया होता है। ये जब हम स्कोरिंग कर लेते हैं देन उसके बाद ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये जो क्वेश्चन इसके आंसर टिक किए गए हैं जिस पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके थ्रू, और उसका रो स्कोर और स्टेन स्कोर। फिर टेबल 2 में स्टेन स्कोर उसका परसेंटाइल दिया हुआ है, एक ये टेबल आपकी रहेगी। लीडरशिप स्कोर के लिए एक टेबल रहती है जिसमें सीरियल नंबर, फैक्टर, स्टेन स्कोर, वेट और स्टेन स्कोर इनटू वेटेज, इन सब का मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 5.7। ठीक है, तो ये एवरेज में ही आ रहा है। एवरेज है मतलब इसकी लीडरशिप जो है वो एवरेज में है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं, सामान्य है। फिर क्रिएटिविटी के लिए भी सेम पैटर्न वही, ये फॉर्मूला ही होता है, हम उस पर मल्टीप्लाई करके सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्रिएटिविटी की एक टेबल हो गई, एक लीडरशिप की टेबल हो गई, एक रॉ स्कोर और स्टेन स्कोर की टेबल। तो टोटल 4 टेबल हो गई यहाँ पे। क्रिएटिविटी का भी मैंने निकाला है, यहाँ पे 4.5 आया है और इसको भी ये एवरेज में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल 5 पर्सनालिटी से रिलेटेड कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, तो इसमें फैक्टर ये डिसाइड होते हैं, ये AEFH यही रहेगा। स्टेन स्कोर जो भी A में मिले हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू पुटअप करके यहाँ पे रख लेते हैं 5.7। ये मतलब ये एवरेज में है तो ये कैसा होगा, एवरेज है तो वो उभयमुखी होगा, अगर बिलो होता तो वो अंतर्मुखी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उसकी पर्सनालिटी कैसी है। अब एंजाइटी लेवल मतलब उसका तनाव कैसा है, चिंता मुक्त है या नहीं, तो उसके लिए भी ये फैक्टर डिसाइड ही होते हैं। ठीक है, स्टेन स्कोर जो आपका स्कोर हुआ होगा वो होगा।
देन इसके लिए भी एक फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू रख के पुटअप कर देते हैं और निकालते हैं तो देखते हैं 5.3, मतलब ये भी रेंज में ही है, इसका मतलब ये तनाव मुक्त है। टेबल से में मानसिक रूप से वो स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए ये फैक्टर डिसाइड होते हैं FEI और स्टर्न स्कोर जो उसके स्कोर किया होगा। देन केस 1 एंड केस 2 में वैल्यू रखते हैं। यहाँ मेरा आंसर ये आता है, मतलब ये मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब परिणामों की व्याख्या 14 फैक्टर है तो सबकी हम व्याख्या करेंगे। उसकी लीडरशिप कितनी है, जो चीज़ मैंने लिखी है बस बिल्कुल वैसे ही है कि उसने लीडरशिप की क्वालिटी इतनी है और ये एवरेज में है, सेंटाइल स्कोर इतना है, सामान्य। आप अगर कहना चाहें तो उसको और इंक्रीज कर सकते हैं, तो 2-3 लाइनों में आप उसको उसका लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो 14 गुण वो, और जो आपने टेबल से निकाले हैं फैक्टर्स उनको, तो ये सारे ABCD सारे फैक्टर्स को मैंने डिफाइन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं फैक्टर सारे। ये मैंने डायग्राम बना लिया है। पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी में स्ट्रेस भी होगा, विल पावर भी होगी, इमोशंस भी होगा, इंटेलिजेंस भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप जैसा भी बनाना चाहें या मत बनाएं, वो आपके अकॉर्डिंग है। निष्कर्ष में जितना भी आपने सब कुछ किया प्रैक्टिकल में, एक सिंपल सा रिव्यू इसमें करना है कि एक रिज़ल्ट देना है कि जितने भी मैंने विश्लेषण किए हैं वो सब कुछ एवरेज में है। अगर एवरेज में है तो आप लिखेंगे एवरेज में है और उसको डिफाइन कर देंगे। अगर वो एवरेज में नहीं है तो आप इसको सुधार के लिए कुछ अपने, अगर आप अपने विचार देना चाहें तो उस चीज़ के बारे में लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ मतलब ये जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो इसका यूज़ क्या है। तो यूज़ क्या है, विद्यार्थियों के लिए अलग होगा, शिक्षकों के लिए अलग होगा और उनके मम्मी पापा के लिए अलग होगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों के लिए हेडिंग के लिए कि विद्यार्थी के ऊपर अगर टेस्ट होता है तो उनके गुणों अवगुणों की जानकारी हो जाती है, उनकी लीडरशिप, क्रिएटिविटी, एंजाइटी और पर्सनालिटी पूर्ण जानकारी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो सुधार कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसका सारे लिखने के बाद आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इसके मम्मी पापा के लिए क्या होगा। तो मम्मी पापा के लिए भी आप लिखेंगे कि हाँ, अगर मम्मी पापा को अगर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी हो जाएगी तो माता पिता उसको अच्छे से और अच्छी केयर कर सकते हैं, जो चीज़ कमी है उसको सुधार सकते हैं, जो चीज़ बहुत अच्छा है उसको और इन्हेंस कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे शैक्षिक निहितार्थ के अंदर आ जाएंगे। टीचर्स के लिए भी यही चीज़ है, अगर टीचर्स जान जाएंगी उनके गुणों अवगुणों को, पर्सनैलिटी को, तो वो उसको भी इन्हेंस कर सकेंगे, जो अवगुण है उनको दूर करने की कोशिश कर सकेंगे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकेंगे। तो ये प्रैक्टिकल हमारे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में क्यों रखा गया है, वो इसलिए ही है कि अगर आप जब आगे चल के जब आप पढ़ाएंगे तो अगर आपको पर्सनैलिटी की थोड़ी सी भी जानकारी होगी बच्चों के प्रति तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, तो एक अच्छी टीचिंग कर पाएंगे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी होगी। साथ ही आप लास्ट में इसमें रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने किस बुक से इसको लिखा हुआ है उसका रेफरेंस बहुत ज़रूर लिखिएगा और 1 या 2 बुक का आप रेफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए समर चैनल को। थैंक यू सो मच।